अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन में जारी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शरीक हैं, जिसमें चीन, रूस, मलेशिया, टर्की, बेलारूस, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के सदूर समेत 20 ममालिक के सरबराहान भी शरीक हैं। इस इजलास की सबसे नुमाया बात यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तमाम आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर से मुलाकात के अलावा दीगर तमाम ममालिक के सरबराहान से भी गैर रस्मी मुलाकातें की, जिनमें गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई, जो पाकिस्तान और उन ममालिक के माबैन बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात का मुँह बोलता सबूत है। इस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर मामूली पजीराई ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस दावे को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भारत पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा कर देगा और कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करेगा। आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़े महफिल थे। नरेंद्र मोदी के देरीना दोस्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भी वज़ीर आज़म के साथ गर्मजोशी के साथ मिलते दिखाई दिए। नरेंद्र मोदी पूरे इजलास में खुड्डे लाइन लगे रहे और ग्रुप फोटो में भी उन्हें रूस और चीन के सदूर के साथ जगह नहीं मिल सकी। रही सही कसर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिताब ने पूरी कर दी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक पेश करते हुए दुनिया को बताया कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में बैरूनी हाथ मुलव्वस है और इसके नाकाबिल तरदीद सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मगर दुनिया उनके झूठे बयानिए को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। किसी भी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं है। पाकिस्तान अपने तमाम हमसाया ममालिक से मामूल के मुस्तहकम ताल्लुकात चाहता है और इसके लिए बातचीत और सिफारतकारी के लिए तैयार भी है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात ही तमाम देरीना मसाइल का हल है। उधर पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा रखी है और भारत की जानब से एक बार फिर बग़ैर इतला के 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया है, जिससे दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने चौथा रोज़ भी फील्ड में गुजारा और तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस को मॉनिटर किया। पंजाब में सैलाब से 2000 से ज़ायद देहात मुतासर हुए हैं और 20 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। माल मवेशियों के लिए चारे की शदीद कमी है। पाक फ़ौज समेत तमाम इंतज़ामी इदारे फील्ड में हैं और हर जान को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सिंध में सुपर फ्लड का ख़तरा बढ़ गया है और आइंदा हफ्ते में सिंध में भी हालात इंतहाई गैर मामूली हो सकते हैं। ये वक्त मिलजुल कर इस आफत का मुकाबला करने का है, मगर तहरीक इंसाफ के कुछ लोग मनफी खबरों की तलाश में सारा दिन, जी हाँ सारा दिन, सोशल मीडिया पर इधर उधर झांकते रहते हैं और वीडियोस के क्लिप्स एडिट करके हुकूमत मुखालिफ बयानियाँ बनाने के मिशन पर है। PTI वो वाहिद जमात है जिसके कॉन्डक्ट से ये तासुर मिलता है कि उनका पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों से कोई लेना देना ही नहीं है। पहले 3 दिन ये लोग पूरे पंजाब को इनफैक्ट छोड़कर दरियाए रावी के किनारे आबाद अलीम खान की सोसाइटी के पीछे सिर्फ इसलिए पड़े रहे कि उन्हें अलीम खान से अपना पुराना स्कोर सेटल करना था। अलीम खान ने जो बानी PTI को छोड़कर गुस्ताखी की थी ना, उसका मज़ा चखाने के लिए प्याली में तूफ़ान बर्पा किया गया और मरीम नवाज़ से उस सोसाइटी को जोड़ने की कोशिश की गई जो 2010 से कायम है। वो सोसाइटी जिसे खुद PTI के दौर में 2018 और फिर 2020 में हर तरह की मंजूरी दी गई, उससे मुतालिक भी ढिठाई के साथ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इसकी मंजूरी मरीम नवाज़ ने दी। PTI का यही तो अलमिया है कि जिनका अपना लीडर दिहाड़ी लगाने के चक्कर में बतौर वज़ीर आज़म चंद अरबपति रियल स्टेट डेवलपर्स का मार्केट मैनेजर बना रहा, दरियाए रावी में खड़ा होकर उसे गंदा नाला कहता रहा, रावी नाम से नया शहर बनाने का जो सारा का सारा सबक है वो सुनाता रहा, टर्टर वो भी, आज वो पार्टी भी मौसमियाती तब्दीलियों पर लेक्चर दे रही है। आज हम अपने इस प्रोग्राम में वज़ीर आज़म के दौरा चीन और सैलाब की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद सीधी बात में डिस्कशन के सिलसिले को जारी रखेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी, आपको सीधी बात में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी साहब ने, जो कि नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शफ़क़त अब्बास साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त साहब ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। SCO समिट हुई है और उसके अंदर कौन कौन से ममालिक जो थे वो शामिल नहीं थे, हर तरह के उसमें ममालिक शामिल थे, यहाँ तक कि जो भारत और भारत का जो सबसे करीबी है जो रूसी सदर है व्लादिमीर पुतिन, वो तक शहबाज शरीफ साहब द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके साथ बात करने के लिए और उनके साथ जो है एक रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए ऑन कंट्री लेवल, ऑन बायलैटरल लेवल जो है वो बिल्कुल कीन थे। और पूरी दुनिया की सामने जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो थे वो तवज्जो का मरकज बने रहे थे। सर SCO समिट का तो पता है ना कि वो चल रही है, पता है ना आपको इसका? मैं आपके कहने पर भट्टी साहब को मुबारकबाद देता हूं। मेरी बात सुने जी बीनी साहबा, मैं आपके कहने पर भट्टी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे वजीर आज़म को बाहर के ममालिक के जो सदूर थे या वजीर आज़म थे वो मिले हैं। और अगर आपको भी इतनी खुशी हो रही है कि हमारे वजीर आज़म को कोई मिला है और मुझे भी हो रही है कि उनसे वो मिले हैं, गले लगे हैं उनके, तो मैं भी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वैसे ये वज़ीर आज़म है, आप क्यों नहीं समझती कि ये मुल्क के वज़ीर आज़म है और बाकी लोगों को इनसे मिलना चाहिए। मुझे कोई हैरत नहीं है और मुझे कोई इतनी खुशी भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये रूटीन की बात है, लेकिन आपके कहने पर अगर आप इतनी खुश हैं और भट्टी साहब भी मुस्कुरा रहे हैं तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जी बड़ा आपका बड़प्पन है शफ़क़त साहब, वो इसलिए क्योंकि मैंने माजी में ख़ास तौर पे आपके दौर के अंदर इस तरह के मनाज़र नहीं देखे थे ना। आपके दौर के अंदर उस टाइम के जो आर्मी चीफ साहब थे वो जाया करते थे नॉर्मली ऐसी जगहों पे, और अगर खान साहब कहीं जाते भी थे तो वो बैठे रहते थे या वफ्त लेवल के ऊपर ट्रैवल करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होती नहीं थी। लेकिन आई एम ग्लैड शफ़क़त साहब, आई एम वेरी ग्लैड। साहब रोजाना दौरे कर रहे हैं अमेरिका के। जी जी बताइए बताइए। जहां पे जाना चाहिए वजीर आज़म पाकिस्तान को, वहां पे आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं। आप इस बात को इतनी कैसे आपने की है? अभी जो दौरे 2-3 दफा हमारे एक MNA लेवल का शख्स उनको बता नहीं सकता कि वो सीट का क्या प्रेशर है वजीर आज़म की और उनको कहाँ जाना चाहिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या फॉर दैट मैटर वजीर आज़म को पता होता है कि उनको कहाँ जाना है, और शंघाई तंजीम ताउन में वजीर आज़म साहब का जाना और वहां पे पाकिस्तान के लिए अच्छा नाम बटोरना हर अंधे के लिए भी जो है वो मनाजिर जो है ना बड़े खुशी के जो है वो काबिल रखते हैं। मेरी बात सुने जरा, कोई वजीर आज़म तब भी बनता है पहले MNA बनता है, पहले MNA बनता है तो तब वजीर आज़म बनता है। अच्छा भट्टी साहब, मसला ये है कि काम तो आप लोग बड़े अच्छे कर रहे हैं, सिफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान को ना सिर्फ एक्नॉलेज किया जा रहा है बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब को उनको जो है वो पजीराई भी मिल रही है डेफिनेटली, जो कि पाकिस्तान की पिछले कुछ अरसे में परफॉर्मेंस रही है। यहाँ अगर मैं पाकिस्तान के अंदर सैलाब की तबाहकारियों की भी बात करूँ तो वहाँ पर भी पाकिस्तान की रियासत अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो लगा पड़ा है कि एक एक जान को बचाया जा सके। बट सर द बैड न्यूज़ फॉर यू भट्टी साहब इज़ कि शफ़क़त अब्बास साहब हो या इनकी पार्टी हो, ये अभी भी आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है और जो आपका प्रोफेशनल काम है जो कि आप कर रहे हैं उसको सराह नहीं रहे हैं। सर देखें, मैं समझता हूँ कि शफ़क़त भाई का ये हक है कि वो अपोजिशन में हैं और अपोजिशन को सिवाय तनकीद के कोई उनका काम तो होता नहीं है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा काम कर लें, आप जितना भी एक सिस्टम को अच्छा लेके चलें, आप ईमानदारी की बात करें कि पूरी वर्ल्ड में जब इंडिया पाकिस्तान का जब हमारा आपस में जंग का मसला हुआ तो पाकिस्तान जो है उसने कितनी कामयाबी हासिल की, जिसको पूरी पाकिस्तानी अवाम भी सराह रही है और पूरी दुनिया में भी इसका एक डंका बजा है। इसमें तो कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है। इसके बाद अंदरूनी हालात हों या बैरूनी सफारतकारी हो, उसमें भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने और उनकी काबीना ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि इसका कोई मतलब है मतबाद। जी आज दिन के करेक्शन ही स्टेबल नहीं है, शो का तो अल्लाह ही हाफिज है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? मैं
मैंने उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करा है। पहली चीज तो ये है कि जो वजीर आजम साहब को एससीओ कॉन्फ्रेंस में जो वजीराई मिली, जो उनको डेकोरम प्रोटोकॉल मिला, दैट वाज वेरी अनप्रेसिडेंटेड, और वो हम सब पाकिस्तानियों के लिए बड़े फख्र की और एजाज की बात है। फिर जो तकरीर की थी, वो तकरीर को पूरे दुनिया के जो ग्लोबल लीडर्स थे उन्होंने सराहा है कि कोई एक ऐसा इंटरनेशनल इश्यूज नहीं जो उन्होंने न सिर्फ बयान किया हो बल्कि उसके सोल्यूशन के साथ बयान किया हो। चाइना की ग्लोबल लीडरशिप, बेल्ट एंड रोड की और सीपैक की जो एक रिश्ता है जो दुनिया को कनेक्ट करने का, उस पर बात की। टेररिज्म को कंडेम किया और उन्होंने बतलाया कि जाफर एक्सप्रेस में कुछ फॉरेन हैंड्स, बैरूनी हाथ लगा है जिसने ये वाकया किया है। फ्लड क्राइसिस पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम ग्लोबल लेवल के ऊपर उन्होंने बतलाया। अफगानिस्तान में पीस पे बात की और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पीस खत्ते में पीस के लिए है, लिहाजा हमें अफगानिस्तान में पीस को फरोग देना होगा। गाजा कन्फ्लिक्ट पे उन्होंने बात करी और इसराइल का ईरान पे जो अटैक था वो उन्होंने बात की है। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी ग्लोबल उन्होंने अप्रोच रखी है जिसको दुनिया के लीडर्स ने पसंद भी किया है, सराहा भी है, और उन्हें एक बड़े लीडर के तौर पे लिया गया है। रशियन वगैरह के जो सदर वगैरह थे उन्होंने जो इनफरादी एक टेंशन दी वो भी दुनिया ने देखी है। अच्छा, अब आप जो फ्लड की बात करेंगे तो उसमें मैं आपको एक नई चीज ऐड कर दूं। अभी मैं इसीलिए मैं आपके प्रोग्राम में 5 मिनट लेट हो गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ऑफिस से हम आए, 30-40 एमएनएज आज गए थे। कौमी असम्बली में ये फैसला हुआ था कि हम वहां जाके समझेंगे, पंजाब में जो सूरत हाल है सैटेलाइट से वो दिखाएंगे, और सिंध में जो होने वाली सूरत हाल है उसका बताएंगे, और सैटेलाइट से ये बतलाएंगे कि इंडिया कितना पानी और कैसे छोड़ रहा है और इन्होंने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए। इस पर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन जनरल साहब से जो उन्होंने दी, स्पीकर साहब भी थे, मैं भी था, नवीद कमर साहब भी थे, डिप्टी स्पीकर भी थे। राइट। उन्होंने जो बातें बतलाई वो बड़ी क्रिटिकल और अलार्मिंग है। उन्होंने जो बतलाया है कि जी 1.65 मिलियन पीपल अफेक्टेड हुए और 2,73,000 जो है वो फैमिलीज इसमें डिस्प्लेस हुई हैं। 1,651 विलेजेस हुए हैं, 167 यूसीज हैं, और उन्होंने कहा कि इसमें जो मेन नुकसान हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमने 1 महीने पहले से उन्हें बता रहे थे कि इन जगहों पे जो निषेधी जगहें हैं जहाँ रेला पानी का आएगा, वो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो मकीन थे उन्होंने बात नहीं मानी, वो शिफ्ट नहीं हुए। लेकिन अच्छा, हुकूमत ने पंजाब बिलखुसूस में वजीर मिर्जा आजम साहब, जो पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है वो काफ़ी ख़तरनाक है, बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे पंजाब हुकूमत, मैं आपको फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे बता रही हूँ कि बड़ा अच्छा काम कर रही है और फ़ौजी जवान अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रेस्क्यू के हवाले से। वो अलग बात है कि पाकिस्तान पंजाब के अंदर जो है वो हाईलाइट क्या हो रहा है वो एक सेपरेट चीज़ है, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। लेकिन सवाल आपसे ये है कि सिंध में अब जो सूरत हाल है, प्रिडिक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले दिन सिंध के लिए बहुत टफ है सर, तो आपने कमर कस ली है? हाँ जी, सिंध वालों ने 12,50,000 क्यूसेक पानी के इंतजाम फ्लो करने के ऐलान किया है कि 12,50,000 क्यूसेक पानी जो है अगर उसका रेला आएगा तो हमारे डैम, हमारे पुश्ते उसको अफोर्ड कर लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, वो नहीं टूटेंगे। अब इससे ज्यादा अगर आता है या इंडिया के जैसे इरादा है मजीद पानी छोड़ने का या अच्छा, मुझे बारिशों एक में चीज बता इजाफा हो दें रहा है, मिर्जा साहब, जो पीटीआई थी वो ऑन बोर्ड थी इस इजलास में। भट्टी साहब, अपना कनेक्शन का तो कुछ कर लें, आपका कनेक्शन ही स्टेबल हो रहा तो मैं आपसे बात क्या करूंगी भट्टी साहब, नहीं तो फोन लाइन पे आ जाओ। बार बार तो बिजलियां चमक रही ने जी। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, भाई जरा भट्टी साहब को हटाएं, भाई सेंटर में से हटाएं इनको या फोन लाइन पे लें। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, क्या पीटीआई ऑन बोर्ड थी जब ये आपको ब्रीफिंग दी गई है? नहीं, देखिए जी, पीटीआई ये पहली बार ये प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ एनडीएमए को पावर दी है वजीर आजम साहब ने कि वो प्रोएक्टिव लाए। पहले तो यही होता था कि जब
आ जाता था सैलाब तो ये मदद करने चले आते थे। ये पहली बार उन्होंने कहा जनरल साहब ने प्रेजेंटेशन में कि हमें पावर दी है, ताकत दी है, ठीक है रिसोर्सेज दिए। मिर्जा और साहब, पर हमने उस पूरा प्रेजेंटेशन में सपोर्ट पीटीआई करके थी, मैं ये पूछ पहले रही भी हूँ आपसे, बताया, ताकि मैं शफकत अब्बास से सवाल तो करूँ ना। भी हमें जिम्मेदारियां दी हैं। जी क्या कह रही थी आप? पीटीआई थी उस इजलास में? नहीं, पीटीआई का एक नहीं बंदा थी, नहीं ओके, आया। आ गया मुझे जवाब। हालांकि स्पीकर साहब ने असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास किया था और इनवाइट किया था तमाम सियासी जमातों को कि वो आए और इस प्रेजेंटेशन को, जो सैटेलाइट से डायरेक्ट इमेजिंग है, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, देखें और फिर हम ये एडवाइस कर सकें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के थे, एमक्यूएम के थे, पीपल्स पार्टी ठीक है, की एक बड़ी तादाद थी, पीटीआई का नहीं इसमें कोई आया था। और ये मुझे अफसोस हुआ क्योंकि वहां जो प्रेजेंटेशन थी वो पाकिस्तान में फ्लड के ऊपर दी गई थी। ठीक वो है हर भट्टी शहर साहब, अगर आपको आवाज आ रही है और अगर आपका कनेक्शन स्टेबल है तो जरा बता दीजिए कि पंजाब के अंदर मरियम नवाज की सैलाब के हवाले से किस तरह की कारकर्दगी है, सिफारती सतह पर वजीर आजम की किस हवाले से कारकर्दगी है, ताकि मैं शफकत अब्बास साहब के पास जाऊँ। तो कनेक्शन ही स्टेबल नहीं है तो तुसी गल की करनी है, पर हुकूमत तो स्टेबल चल रही है भट्टी साहब। जी सर। देखें, मैं बताऊं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और जगह जगह पे जा रही हैं। हर हमारा पंजाब में हर इदारा एक्टिव है, हर डिपार्टमेंट एक्टिव है। वहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल लोग हैं वो भी सारे जो हैं वो उसमें जो सैलाब के इलाके हैं उसमें जाके अपने सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी जगह पे भी उनको रेस्क्यू करने में कोई छोटी सी कमजोरी नहीं है। बाकी देखें, प्रिकॉशंस थी वो तो सबको पता है कि वहाँ पे अगर सैलाब आया है तो उसमें कोई पंजाब हुकूमत का थोड़ा उसमें इशू था, लेकिन उसको इस अच्छे तरीके से, इससे अच्छे तरीके से आप बताएं कि पूरे पंजाब में किस तरीके से काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जैसे पहले एक्टिव होकर काम कर रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने सूबे में पहले इतने अच्छे काम किए हैं, उन्होंने हर जगह पे जा रही हैं, खुद जा रही हैं और अपने पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक्टिव किया हुआ है। जी शफकत अब्बास साहब, आपने सुन लिया, दो चीज़ों का जवाब दे दीजिए। जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो तस्दीक कर रही है कि पीटीआई नहीं थी उस ब्रीफिंग के अंदर जो एनडीएमए ने दी, एंड दिस इज़ अ बिग थिंग। आप लोग क्यों नहीं थे, क्यों आपने बॉयकॉट किया, इसका भी बता दीजिए। दूसरी चीज़, इतना अच्छा काम पंजाब में हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। आप उल्टा सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अलीम खान से स्कोर सेटल करने के लिए अलीम खान की सोसाइटी के चुंगे के 2 ब्लॉक्स हैं। हाँ, गलत हुआ वहाँ पे लोगों के साथ, जितने भी लोगों के साथ हुआ, लेकिन वो पूरा पंजाब नहीं है। आपने उन्हें उसको इतना हाईलाइट किया कि आप बाकी पूरे पंजाब के काम के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो एक बड़ा डिज़ास्टर है, उसमें मिलजुल के काम करना चाहिए और सब लोगों को इसमें वर्किंग करनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब हों या वज़ीर आज़म साहब हों या कोई भी वज़ीर हो और कोई भी पॉलिटिकल बंदा हो या एक आम बंदा हो, हर बंदे को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, आपकी जो रिक्वेस्ट आपने इतने प्यार मोहब्बत और आजिज़ाना अंदाज में की है, ये मैं देखती हूँ कि भट्टी साहब आगे पहुँचाते हैं कि नहीं पहुँचाते। लेकिन भट्टी साहब, बड़ा इल्ज़ाम लगाया है भाई शफकत साहब ने आप पर। ये जो भी अलीम खान की सोसाइटी का जो मामला है, किसने अप्रूवल दी, ये बिल भी आपकी सरकार के ऊपर फट रहा है सर। जी देखिए, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि जब आप तारीख को ट्विस्ट करेंगे, जब आप ये जो बात है कि ये बताएं कि ये रूडा वाला जो प्रोजेक्ट है ये कौन लेके आया भाई, ये मुझे बताएं। और किसके दौर में शुरू हुआ और कहाँ पे किसने ये जनाब क्रेडिट और इन्वेस्टमेंट और ये क्रेडिट लेने की बात, या आपको भी नहीं पता किसके दौर में हुआ? भट्टी साहब नाम लेना, वो जिस तरह खुल करके मरियम नवाज का नून लीग का नाम ले रहे हैं, आप खुल करके नाम लें। किसके दौर में शुरू हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ भाई, ये सबको पता है। इसमें पीटीआई के दौर में हुआ, ये सारी चीजें उनके दौर में। इसीलिए शफकत साहब कह रहे हैं कि मरियम नवाज का और ये नून लीग का कसूर है। आप उनको बताएं नाम लेकर के। जी सर, मुझे रियूडा का, अगर रियूडा के सारे मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट मुझे देना और उसकी जरा, एक मिनट क्या मुझे होनी जवाब चाहिए और देने कैसे उसने काम कप्तान साहब, किया, एक मिनट ये तो मुझे कोई बता दे। मैं आपको कप्तान साहब आप वेट करें, वेट करें।
एक तो पहली बात ये है कि जी रूल रेगुलेशन ये वो जो आपको सबको पता है किसने इसकी इजाजत दी, क्या क्या हुआ, ये सबको पता है। दूसरी बात, आपने बीबी मरियम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि जी वो अपना फोटोशूट है। भाई आप मुझे ये बताएं, इस वक्त जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने डिलीवर किया है, या जिस तरीके से उन्होंने अपने इनिशिएटिव को लेके चले हैं, आप मुझे बताएं कोई भी सूबा इस अंदाज से चल रहा है? कोई भी सूबा चल रहा है? और दूसरी बात ये है कि जिसने काम ही नहीं करना उसने फोटो शूट करके, उनके पास कहने को कुछ है ही नहीं आपके आपके वजीर आला के पास। तो जिस सूबे में, आप मुझे ये बताएं, जिस सूबे में नमाज मगरब के बाद, जिस सूबे में नमाज मगरब के बाद लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज का वजूद ही नहीं होता, तो उस सूबे का क्या हाल है केपीके का? और यहाँ पे आप देखें ना, सीसीडी ने आप देखें सीसीडी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया, और यहाँ पे किस तरीके से आपका जो जितने भी चोरियां डकैतियां, आप मुझे अपने ईमानदारी से बताएं कि पंजाब में कितना कंट्रोल हुआ है, कितना कंट्रोल हुआ है, ये मुझे बताएं। और देखें डेवलपमेंट कितनी हो रही है, रोड्स, मैंने वो जो जितने रोड्स सारे तबाह हो गए थे, वो सारी रोडों की रिहेबिलिटेशन, हेल्थ के तमाम प्रोग्राम जो हैं, आप देखें हॉस्पिटल जो है रिवैम्प हो रहे हैं, स्कूल जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, हर फील्ड में तरक्की हुई है। और वही वही हमारे पास भी तो वही पंजाब का वही एनएफसी का बजट था जो उसमें इस्तेमाल हुआ है। को कहीं वो बजट बाहर से तो नहीं पंजाब लेके आया, लेकिन वो मुनसफाना तरीके से, ईमानदारी के साथ और एक अच्छे तरीके से लग रहा है, और पूरा पंजाब डिजिटलाइज हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देखें, जो अच्छी बातें हैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये नहीं है कि जी फोटोशूट देखें, जब फोटोशूट का वाली कौन सी बात है, कोई प्रोजेक्ट है उसको इनॉग्रेशन होती है तो वो उसकी तस्वीरें आनी चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, ये आपने अपना अच्छा खासा कथार्सिस कर लिया, मैंने भी आपको करने दिया कि बड़ी मुश्किलों के साथ आपकी जो है वो इंटरनेट के साथ तारें जुड़ी हैं, तो चलें आपका मौक़िफ़ चला जाए। पर सर मेरा बेसिक सवाल वहीं पे स्टैंड करता है कि क्या अलीम खान की सोसाइटी का किसी भी टाइम पर, किसी भी साल में, जब से मरियम नवाज़ ने हुकूमत संभाली है, कोई एक्सटेंशन का अप्रूवल, कोई नया प्रोजेक्ट या उस सोसाइटी का कोई भी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा ने दिया है? क्योंकि आप मुझे उसका खड़ा और सीधा जवाब देंगे तो मैं शफकत साहब से पूछूंगी ना। उन्होंने सीधा इल्जाम आप पर लगाया मरियम नवाज का नाम लेकर। देखें ना, ये देखें कतन बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहबा के दौर में किसी तरीके से उनका इसके साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक नहीं है, ना किसी अप्रूवल के साथ, ना किसी और बात के साथ। ये सारा करता धरता पीटीआई का है। और जब देखें ना, ये तो आप इनके लोग हैं, को आए जाए उसको अलग छोड़े, हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे किसी पर्सनैलिटी को, लेकिन ये है कि चीफ मिनिस्टर साहबा का या प्राइम मिनिस्टर साहब का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इसके साथ कोई ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। और देखें, मुझे अफसोस यही होता है कि आप इमरान खान साहब जो भी अपनी करप्शन के या उनके दौर में बुज़दार साहब के जो कारनामे थे, और जो भी इनके अब गंडापुर साहब के हैं, ये इनको ये नजर ही नहीं आते। मुझे तो बड़ी अफसोस की बात है कि उन चीजों को ये देखते ही नहीं है। हाँ जी, वहाँ पे उस वक्त अपने तो डीपीओ अपने होते हैं ना भट्टी साहब, अपने थोड़ी ना नजर आते हैं। ये तो पीटीआई की, ये तो डेफिनेटली पीटीआई की मैं कहूँगी कि स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने जिस दरियाए रावी को बानी पीटीआई गंदा नाला कहते थे, नए रावी शहर की मार्केटिंग करते रहते थे, रोडा अथॉरिटी बनाने का क्रेडिट भी लेते रहते थे। शफकत अब्बास साहब, आपने तो उसकी भी जिम्मेदारी मरियम नवाज पर डाल दी। ठीक है, मुझे पता है आप लोग को प्रॉब्लम है मरियम नवाज से, मुझे पता है कि जो हसद है उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी कोई आप ताने बाने जोड़ते वक्त कुछ तो ख्याल रखा करें सर। अब ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है इस शो के अंदर कि आपको ये साबित करना है कि जो इल्ज़ाम आपने मरियम नवाज पर लगाया है वो ठीक है, क्योंकि भट्टी साहब लगातार ये कह रहे हैं कि आप गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़रा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आप भी ज़रा जवाब तैयार रखिएगा अपना, आपकी तरफ आ रही हूँ इसके बाद। जी शफकत अब्बास साहब। एक तो बिनी साहबा आप बात मेरी पूरी सुन लिया करें। एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने ये नहीं कहा कि अप्रूवल मरियम नवाज ने की है, वो पीडीएम 1 में हो या पीडीएम 2 में हो या पीडीएम 3 में हो, वो इसी हुकूमत के खाते में जाएगी। क्योंकि जब से 2022 से खान साहब को हटाया गया है और हमारी हुकूमत ख़त्म की गई है, इसी हुकूमत का वो तसलसल है। मैंने कभी भी नहीं कहा इस प्रोग्राम में कि मरियम नवाज ने फलां को अप्रूवल दी है।
और रूडा जो है उसको ज़रा मुताला करके फिर मुझसे बात कीजिएगा कि रूडा क्या थी। उसमें झीलें बननी थी, उसमें पानी कंट्रोल होना था, वो एक पूरी बहस है, वो आपसे करेंगे। और जो भट्टी साहब कह रहे थे ना स्कूलों और अस्पतालों का, जो स्कूल जहाँ पे एमफिल लोग पढ़ा रहे थे, आपने वो स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए हैं। अब वहाँ पे मैट्रिक पास 10-10, 20-20 हज़ार पर लोग भर्ती होकर उन बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, जहाँ पे एमफिल लोग उन स्कूलों में पढ़ा रहे थे। और जो आपने आरसी का और इसका अस्पतालों का किया है सत्यानाश, कि वहाँ पे बेहतरीन ट्रेंड गवर्नमेंट का जो स्टाफ था वो निकल गया है, और उन्होंने अनट्रेंड नर्सें और अनट्रेंड वहाँ पे डॉक्टर रखेंगे, किसी को 20,000 देंगे और किसी को 40,000। और पीछे लॉजिक क्या थी कि वही गवर्नमेंट की पुरानी बिल्डिंग और वही सारा सेटअप, आपने वहां पे एक अपनी तस्वीर टांगनी थी और उसको मरियम नवाज क्लिनिक का नाम देना था। इस पे भी कोई डिबेट है? आप क्रेडिट लेते हैं इस बात का, या ये काबिल शर्म बात है कि आपने तालीम का भी बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब से और आपने सेहत का भी बेड़ा गर्क कर दिया? अच्छा, वैसे शफकत साहब, आप थोड़ी देर के लिए मरियम नवाज फोबिया से बाहर निकले थे, तो मैं तो आपसे कहने लगी थी कि मुझे पीडीएम के टाइम का कोई नोटिफिकेशन दिखा दे, लेकिन अपने कमेंट के एंड के ऊपर, क्योंकि आप चाहते थे कि आप बात मुकम्मल करें और मैं चाहती थी कि मैं आपको बात मुकम्मल करने दूं, आप फिर मरियम नवाज पर आ गए, तो इसका जवाब भट्टी साहब आपको देंगे। लेकिन मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, ये क्या है? मतलब दरियाए रावी हो, उसको गंदा नाला कहना हो, रावी शहर की मार्केटिंग करनी हो, रोड अथॉरिटी हो, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि बानी पीटीआई करते रहे हैं। अब सारा मलबा पंजाब हुकूमत पर, प्रेजेंट पंजाब गवर्नमेंट पर डालना, जस्ट बिकॉज कि एक आपके कैबिनेट मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, उनकी एक सोसाइटी है जिसके 2 ब्लॉक्स हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पानी की वजह से, सैलाब की वजह से तबाहकारियाँ हो गई। डू यू थिंक सो क्या वो पूरे पंजाब के अंदर जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है और जो सैलाब के हवाले से जो प्रिकॉशन लिया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से और अफवाज की तरफ से, हमारे जवानों की तरफ से, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, अभी जो एनडीएमए ने प्रेजेंटेशन दी है, वो तो तमाम जितने लोग वहां बैठे थे, तमाम सियासी जमातों के सिवाय पीटीआई के, उन्होंने ये देखा कि सूबों ने, सिंध ने अपने हिस्से का काम दिन रात करके वो डेटा फराम करा, वो तैयारियां की हैं। पंजाब में भी यकीनन ऑलरेडी पानी अब तो आ चुका है और जो तबाही फैलाई जा रही है उससे, उस पे जो बेहतरीन से बेहतरीन गवर्नेंस और मैनेजमेंट हो सकती थी वो पंजाब में भी की गई है। जहाँ तक सवाल आप ये अलीम साहब का जो है, ये आज पूरे दिन टीवी पे और सोशल मीडिया में चलते रहा, ये प्रोजेक्ट ही रॉन्ग कंसीव्ड किया गया। इस प्रोजेक्ट में जो उस जगह आपने एक शहर बसाने की बात कर रहे हैं, रूडा अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम, यही कॉन्सेप्ट गलत था। इसमें हमने वो तमाम चीजें टेक इनटू अकाउंट नहीं की जो हम अगर उस वक्त कर लेते तो ये प्रोजेक्ट शायद लॉन्च नहीं होता या किसी और अंदाज में लॉन्च होता। ये प्रोजेक्ट तो पीटीआई की हुकूमत, इमरान साहब का कंसील किया और उन्होंने इसको उस जगह के ऊपर लूडा को कहा कि भाई शहर बसाएं। उसमें एक ये जमीनें भी ली गई और भी ली गई, और अब उसके वो कंसिक्वेंसेस सामने आए, जो गलतियां की गई थी उस वक्त कंसीव करने में, प्लानिंग में, और आज वो सामने आ रही हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक गलत प्रोजेक्ट को कंसील करके और उसको आपने लॉन्च करा और उसमें उन चीजों का एहतियात दी गई। आज जो एनडीएमए ने कहा है कि सर हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होगी कि 220 मीटर सीधे हाथ पे, 220 मीटर उल्टे हाथ पे दरिया के जो बैंक्स हैं, जो किनारे हैं, जैसे आप रेलवे पटरी के पास लाइट राइट और लेफ्ट छोड़ते हैं जगह, वहां कोई मकान, कोई इमारत तामीर नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे भी दरिया के दोनों साइड्स के ऊपर आपको, मिसाल के तौर पर मैं एक फिगर दे रहा हूँ, 220 जो है मीटर की जगह छोड़नी थी, एक बेल्ट छोड़ना था। ये सब चीजें उस वक्त जब ये लॉन्च किया गया था बाई लॉज में होनी चाहिए थी, रूल्स में होनी चाहिए थी, जिनको इग्नोर किया। आप क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रहे? बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ है।
काश के अगर वो दोनों साइड पे इतना इतना छोड़ देते तो ये जमीन जो है ये इस पे ना मकानात बनते ना तामीर होती और ना फिर आज वो डूबते। मैं समझता हूँ, मेरा से अगर आप पूछेंगी तो ये मैं जिम्मेदारी देता हूँ पीटीआई की उस वक्त की गवर्नमेंट को, जिन्होंने लूडा के प्रोजेक्ट को बगैर प्रिपरेशन के, बगैर प्रॉपर प्लानिंग से लॉन्च किया और उसके आज हम नताइज भुगत रहे हैं। ये है शफकत मेरा अब्बास इसमें। साहब, और ये ठीक है हाँ सर, जी, आखिरी 1 मिनट है। शफकत अब्बास साहब, हाँ जी, अब तो आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से भी सुनने को मिल गया, गलती मान लिया करें। पीपल्स पार्टी का कहा हुआ कोई हरफ आखिर है जो मैं मान लूं? तो फिर क्या, आगे तो कुछ बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अलीम खान की सोसाइटी को अप्रूवल किसने दी है? आप बता दें मुझे, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। क्या इमरान खान साहब के दौर में हुई है? क्या अलीम खान ने इमरान खान को अच्छा, इसलिए सर, नहीं आपने छोड़ा सच सुनना कि इसी है। सोसाइटी की अप्रूवल आपके दौर में 2018 में एनडीए ने दी, उसके बाद 2020 में दी सर, ठीक है, 2018 2020, उसके बाद आपका रोडा आ गया, फिर रोडा ने भी उसकी मंजूरी दी। तो ये सर, ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये आपके गोल्डन ईरा में हुआ है। ये रोडा भी आप ही ने बनाया ना, किसी और ने तो नहीं बनाया सर। ये भी आपके गोल्डन ईरा की ही जो है ये कामयाबी है। जी सर। पहले इन्होंने शफकत शफकत साहब साहब को ने सकता ही लग गया है भाई, एनडीए सकता ही लग गया है, सच बिल सुन ला करके रहे हैं गुस्सा कर गए हैं, मुझे कि लगता है। दोनों बैंकों के एनीवेज, दोनों चलें जी, साइड के आज ऊपर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जगह अगर छोड़ी अगर जाए। अगर अगर किसी के पास ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, शफकत भाई आपके लिए भी, आप तो खैर चुप ही कर गए हैं, अगर आपके कोई कल परसों तरसों जो भी पीटीआई के आपके कॉलीग आते हैं, अगर उनके पास कोई पीडीएम के दौर का कोई ऐसा नोटिफिकेशन है जिसका ताल्लुक अलीम खान की सोसाइटी, उसकी एक्सटेंशन रोडा के अप्रूवल से है सर, तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आके जरूर बताइएगा। आज के प्रोग्राम का वक्त हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ।